मुझे खाला की बेटी बहुत पसंद थी, लेकिन इसने किसी अमीर लड़के से शादी कर ली और मुझे ठुकरा दिया। 1 साल बाद इसे अमीर लड़के ने तलाक दे दी। अब मैं इसे बदला लेना चाहता था। दिल में लगी आग को बुझाने के लिए इसके साथ निकाह करना चाहता था। मैं निकाह करने के बाद उसके ऊपर तशद्दुद करता, मारता पीटता कि इसने मुझे ठुकरा दिया था। वो भी चुप करके मेरे हाथ से मार खाती, क्योंकि इसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन मैं इसकी टांग तोड़ने ही वाला था। इसने जोर से मेरा नाम अली है, मैं कारोबार करता था। मैंने जिस घर में आंख खोली वो भी एक कारोबारी घर था। मेरे अब्बू अच्छे खासे ताजिर थे और वो कपड़ों का काम किया करते थे। मेरी 3 बहनें थी और मैं इनका इकलौता भाई था। मुझसे 2 बहनें बड़ी थी और मैं तीसरे नंबर पर था। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा लाड़ से पाला था। अब्बा भी मुझ में और बहनों में फर्क नहीं करते थे, लेकिन अम्मी बहनों से ज्यादा मुझे लाड़ दिया करती थी। मैंने मैट्रिक पास कर लिया था। इसके बाद अब्बा के कारोबार में हाथ बटाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता दुकान में तरक्की हुई और एक नई दुकान भी खोल ली। मेरी खाला की बेटी मुझे बचपन से ही पसंद थी। मेरी कजिन का नाम उज़्मा था। उज़्मा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वो मेरी कजिन होने के बावजूद भी मैं इससे कभी दिल की बात नहीं कह सकता था। मुझे पहले से भी यही लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती होगी। हम बचपन से ही बहुत क्लोज थे और एक दूसरे के साथ से हमारा अच्छा खासा हंसी मजाक चलता था। इसके बावजूद भी मैं कभी हिम्मत नहीं कर सका कि मैं इसके सामने अपने दिल को खोल कर रख दूं और इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मुझे यूं लगता था कि अगर इसने मुझे ठुकरा दिया तो शायद ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं इस एक तरफा मोहब्बत को अपने दिल में दबाए रहा और इसका नतीजा मुझे जल्द ही भुगतना भी पड़ा। वक्त गुजरता गया और मैं 25 साल का हो गया। अब मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र थी। इसके लिए अम्मी ने कई रिश्ते देखे, लेकिन मैं हर रिश्ते में कोई न कोई खराबी या अजर पेश कर देता, क्योंकि मैं सिर्फ उस्मा से ही शादी करना चाहता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अम्मी से या अब्बू से ये बात कैसे कहूँ। इसी उधड़बन में वक्त मेरे हाथ से निकल गया। एक दिन जब मैं दुकान से घर वापस आया तो बड़ी बहन ने खुशी खुशी मेरे सामने मिठाई पेश की। मैंने हैरान होते हुए पूछा कि ये किस चीज की मिठाई है, और ये पूछते हुए बर्फी का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लिया। बहन कहने लगी, ये मिठाई खाला ने भेजी है, क्योंकि उज़्मा का रिश्ता पक्का हो गया है और 2 माह बाद इसकी शादी की तारीख रख दी है। ये सुनते ही बर्फी का वो टुकड़ा गोया मेरे हलक में फंस गया और मुझे यूं मालूम होने लगा जैसे उज़्मा ने मेरे साथ बेवफाई की है। हालांकि मेरी मोहब्बत सिर्फ एक तरफा एहसास था, जिसका जिक्र मैंने कभी उज़्मा से किया ही नहीं था, और इस बेचारी को मेरी मोहब्बत और मेरी दिली जज्बात के बारे में खबर ही नहीं थी। इस सब के बावजूद मैं उज़्मा को कसूरवार समझने लगा और मेरे दिल में उज़्मा के लिए बदगुमानियां पैदा होने लगी। मैं अपनी बुज़दली और कम हिम्मती का जिम्मेदार उज़्मा को समझने लगा और सोचने लगा कि उज़्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत कोशिश की कि 2 माह में किसी तरह से ऐसे हालात पैदा कर सकूं कि उज़्मा का ये रिश्ता टूट जाए और इसकी शादी न हो, लेकिन मैं अपनी दिली कमजोरी और कम हिम्मती के बास ऐसा कुछ नहीं कर सका और आखिरकार उज़्मा की शादी का दिन आ पहुंचा। इस करीबी रिश्ते की वजह से मुझे भी शादी में शिरकत करना पड़ी और उज़्मा को रुखसत होने का मंजर अपनी आंखों से ही देखना पड़ा। वो वक्त मुझे सांप बनकर डस रहा था कि जब उज़्मा अपने दूल्हे का साथ स्टेज पर बैठी थी। इसका खाविन खासा खुश शक्ल, लेकिन चेहरे और आंखों से कुछ सख्त गिर किस्म का इंसान मालूम होता था। मैं दिल ही दिल में उज़्मा को बदुआएं दे रहा था और मेरा गुस्सा उज़्मा के लिए बढ़ता जा रहा था। इस वक्त तो मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब सोचता हूँ कि मैं शायद नफ्सियाती मरीज ही बन गया था, जो अपनी बुज़दली और कम हिम्मती का जिम्मेदार उज़्मा को मानकर उज़्मा को सजा देना चाहता था। आखिरकार उज़्मा अपने दुल्हा के साथ रुखसत हो गई और मैं अपने दिल में पलते हुए इंतकाम के जज्बात को भड़काते हुए घर लौट आया। वक्त गुजरता गया और उज़्मा के लिए मेरे दिल में कीना और बग़ज़ भी बढ़ता चला गया। मैं पूरी कोशिश करता कि किसी तरह से इसके खाविन से मुलाकात कर सकूं और इसको कुछ ऐसी बातें कह सकूं कि जिससे इसका दिल उज़्मा के लिए बदगुमान हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि इससे मुलाकात सबके सामने ही होती और वो भी अजीब सर्द महर किस्म का आदमी था जो किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। उज़्मा की शादी को 4 माह गुजर गए थे जब अचानक खबर मिली कि उज़्मा नाराज होकर घर आ गई है। मेरे दिल को यह कमीनी से खुशी महसूस हुई और मैं भी अपने दिल की तसल्ली और नफ्स के चस्के के लिए अम्मी के साथ ही उज़्मा के घर चला गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि इसका शौहर बेहद शक्की मिजाज है
और सिर्फ शक की बुनियाद पे ही उज़्मा को मारता पीटता रहता है। यही नहीं बल्कि उज़्मा की सास पे कुछ इसी तरह की औरत थी जो बेटे की इस ज़हनियत का फायदा उठाते हुए उज़्मा को जलील करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। अपनी बहन की बेटी की यह हालत देखते हुए मेरी अम्मी बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी, लेकिन मेरे दिल में तो मानो लड्डू फूट रहे थे और मैं उज़्मा की तरफ ऐसी कीना तौज और तंजिया नजरों से देख रहा था जैसे इस पर जुल्म होने से मेरे दिल को बहुत खुशी महसूस हो रही हो। मोहब्बत का वो जज्बा जो मैं कभी उज़्मा के लिए महसूस किया करता था अब नफरत और इंतकाम का एक बेपनाह जज्बा बन चुका था। इसके आगे तमाम इक़दार, इखलाक, खाकियत और इंसानियत खत्म हो गई थी। कुछ दिन बाद उज़्मा वापस अपने ससुराल चली गई, लेकिन 2 माह गुजरने के बाद एक बार फिर उज़्मा अपने मैके वापस आ गई। इस बार भी वही केस था। जब हम उज़्मा का पता करने इसके घर गए तो इसके चेहरे पर नील के निशान थे और वो शदीद बीमार भी थी। इसे देखकर एक बार तो मेरा दिल तड़पा और मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी नफसानी ख्वाहिश और इंतजाम का जज्बा सब पर हावी आ गया और मैं इसकी हालत से मजा लेने लगा। मैंने दिखावे का नाटक करते हुए उज़्मा से हमदर्दी का इजहार तो किया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर शैतानी खुशी महसूस कर रहा था कि अच्छा हुआ जो उज़्मा ने मेरी मोहब्बत को ठुकराया, तो अब इसे इन हालात से गुजरना पड़ रहा है। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और उज़्मा के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो रही थी। आखिरकार वो दिन भी आया जब इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से उज़्मा को तलाक हो गई और वो वापस अपने मैके आ बैठी। यह हमारे पूरे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जिससे सबको ही गुजरना पड़ा। इससे पहले हमारे खानदान में तलाक का ऐसा कोई केस नहीं हुआ था, लेकिन शायद उज़्मा के नसीब ही ऐसे थे। ये किसी को मालूम नहीं था कि उज़्मा के लिए मुश्किलात का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ और जिंदगी ने अभी इसके और भी बहुत सारे इम्तिहान लेने हैं। कुछ वक्त गुजरा और उज़्मा की इद्दत खत्म हुई तो इसके माँ बाप ने इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किए। इस सब में मेरी अम्मी भी पेश थी, लेकिन अब मुश्किल ये आ पड़ी थी कि उज़्मा तलाक याफ्ता थी और एक तलाक याफ्ता को कोई भी अपने बहू बनाने के लिए राजी नहीं था, जैसा कि हमेशा से हमारे माशरे में होता आया है। अब उज़्मा के लिए जो रिश्ते मिल रहे थे वो बड़ी उम्र के बूढ़े मर्द जो बच्चों वाले थे या जो रणवीर थे और अपने बच्चों के एक नौकरानी चाहते थे। ऐसे भी रिश्ते आए जो दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन इस सब उज़्मा की माँ मुतमईन नहीं थी और ना ही मेरी अम्मी इन पर मुतमईन थी। अम्मी अक्सर अपनी भांजी के नसीब के लिए सोच सोच कर रोया करती थी और दुआ करती थी कि मेरी बेटियों को ऐसा वक्त ना देखना पड़े। इन्हें क्या मालूम था कि इनके घर में ही उज़्मा एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली है। मैं ये सब मुनाजिर बड़े शौक और दिलचस्पी से देख रहा था और मेरे ज़हीन में मजीद इंतखाम की आरज़ू थी। मैं चाहता था कि उज़्मा ऐसे ही किसी के घर में दोबारा ब्याह कर जाए जहाँ पे इसकी मुश्किलात का सफर सारी जिंदगी खत्म न हो। इन्हीं दिनों मेरा ज़हीन ऐसे ही शैतानी जज्बात की हामा जगह बन चुका था, इसलिए मैंने अपने बड़े ही गहरे और करीबी दोस्त से अपने ख्यालात का इजहार किया। इसने भी रिवायती मर्दों की फितरत का सबूत दिया और कहने लगा कि तुम ठीक कर रहे हो, इस घर में तुम जैसा एक ऑप्शन मैसर था तो इसे तुम्हारी तरफ ही आना चाहिए था। दोस्त ने भी खताअन मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से मैं मजीद इस दलदल में धंसता चला गया। शब रोज यूं ही गुजरते चले जा रहे थे और उज़्मा की तलाक हुए 2 साल बीत गई। एक दिन इसी मौजू पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि इसने एकदम चौंक कर कहा कि आसमा तुम उज़्मा से शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर वो कहीं और गई तो हो सकता है इसे दोबारा तलाक हो जाए और इसकी जान छूट जाए, लेकिन अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो फिर तुम तो इसे तलाक नहीं दोगी और तुम फिर दूसरी शादी भी कर सकते हो। अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार है और तुम उज़्मा को सारी जिंदगी अपने कब्जे में रख सकते हो और इससे जैसे चाहो इंतखाम ले सकते हो। इसकी बात सुनकर मैं भी चौंक पड़ा। आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त है और इससे मेरी शैतानी जज्बात की पूरी तस्कीन हो सकती थी। मैं उज़्मा को पा भी सकता था और इसको रौंद कर इसे सजा भी दे सकता था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले शायद ही माने क्योंकि उज़्मा अब एक मुताल्लिका लड़की है। दोस्त कहने लगा कि यार तुम भी कमाल करते हो, तुम्हारे घर वाले तो फौरन मान जाएंगे। मैंने चौंक कर पूछा कि वो कैसे? तो कहने लगा कि यार देखो, तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी अम्मी अपनी भांजी के लिए बेहद फिक्रमंद रहती हैं क्योंकि वो भी अपनी भांजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आखिर उज़्मा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और इसी वजह से तुम्हारी अम्मी की भी लाडली है। रह गई तुम्हारी बहनें, तो तुम्हारी बहनें शायद थोड़ी बहुत मज़ाहमत करेंगी, लेकिन तुम्हारी अम्मी अपनी भांजी की मोहब्बत में तुम्हारा पूरा साथ देंगी। दोस्त की बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ
اور اس سے کہا کہ یار کیا شیطانی دماغ پایا ہے، ایسا زبردست آئیڈیا مجھے پہلے کیوں نہیں سوچا، اور عظمیٰ 2 سال آرام سے گھر میں بیٹھی رہی، ورنہ میں اس کے یہ 2 سال بھی اس کے لیے جہنم بنا دیتا۔ دوست نے ہنستے ہوئے بولا کہ چل یار اب تو آئیڈیا آ ہی گیا ہے تو اب تو اس پر عمل کرنا شروع کر۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں اپنی امی سے کیسے بات کروں، کیونکہ اپنی اسی فطری جھجک اور کم ہمتی کی وجہ سے ایک بار پہلے بھی عظمیٰ کو کھو چکا تھا، لیکن اب کی بار فرق یہ تھا کہ پہلے میرے دل میں محبت کے جذبات تھے اور اب فقط نفرت اور انتقام کا آتش فشاں تھا۔ اس نفرت اور انتقام نے مجھے شیطانی آئیڈیا سمجھانا شروع کر دیے۔ میں نے آہستہ آہستہ عظمیٰ کے معاملے میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور امی کے سامنے اکثر یہ کہنا شروع کر دیا کہ عظمیٰ جیسے نصیب تو کسی کی نہ ہو، اور عظمیٰ سے ہمدردی کرنے لگا۔ امی بھی میری بات سن کر جذباتی ہو جاتی اور کہتی کہ کاش میرے بس میں کچھ ہوتا تو میں ضرور کرتی۔ اسی طرح سے امی کا ذہن بناتی اور اپنی ہمدردی جتاتے ہوئے کچھ دن گزر گئے۔ آخرکار 3 ہفتوں کی اس ڈرامہ بازی کے بعد میں نے ایک دن امی سے کہا کہ امی ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں۔ امی کہنے لگی کہ نہیں میں برا نہیں مناؤں گی، تم کہو۔ میں نے کہا کہ امی آپ لوگ باہر عظمیٰ کے لیے رشتہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو کیا ہمارے خاندان میں رشتہ نہیں ہے؟ امی کہنے لگی کہ خاندان میں اگر رشتہ ہوتا اور کوئی اس کو اپنی بہو بنانے پہ تیار ہوتا تو ہمیں باہر ہی کیوں دیکھنا پڑتا؟ میں نے کہا کہ امی عظمیٰ کی حالت دیکھتے ہوئے میرا دل بہت دکھتا ہے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امی چونک کر میری طرف دیکھنے لگی اور کچھ نہیں بولی۔ وہ بہت معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر ماں اپنی اولاد کا دل کا حال جان ہی لیتی ہے۔ میں نے کچھ دیر ڈرامائی طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور پھر کہا کہ امی میں چاہتا ہوں کہ ہم عظمیٰ کو اس گھر میں لے آئیں، میں عظمیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بڑی ہی مکاری سے چہرے پر فرماداری کا تاثر جماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ امی کچھ دیر خاموش رہی اور پھر کہنے لگی کہ دل تو میرا پہلے بھی چاہتا تھا لیکن مقدر میں نہیں تھا۔ اب عظمیٰ طلاق یافتہ ہے، لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں نے کہا کہ امی لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی بھانجی کا چہرہ دیکھیں اور اس کی زندگی کی تکلیفوں پہ غور کریں۔ میرے لہجے سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ میرے اندر ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو کمینگی کی تمام حدیں پار کر رہا ہے۔ امی کہنے لگی کہ ہاں تم سچ کہتے ہو لیکن تمہارے ابو شاید نہ مانے۔ میں نے کہا کہ ابو تو مان ہی جائیں گے، ان کو منانا تو آپ کے ہاتھ میں ہے، البتہ اپنے بیٹے کو سمجھا دیجیے گا کیونکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر والے اس میں میرا ساتھ دیں۔ امی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر رونے لگی اور اٹھ کر میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی کہ بیٹے تم نے میری بڑی مشکل حل کر دی ہے۔ عظمیٰ کو ہمیشہ سے ہی میں اپنی بیٹی بنانا چاہتی تھی لیکن اس کے گھر والوں کے اونچے خوابوں نے آج اسے یہ دن دکھایا، لیکن میں آج بھی عظمیٰ کو اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں اور اپنی بہن کے لیے میرے دل میں کچھ بھی برا نہیں ہے۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، میں جلدی ہی اس سلسلے میں بات چیت شروع کرتی ہوں۔ امی کی یہ بات سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے اور دماغ نے مجھے شاباشی دی کہ کیا ہی شیطانی کھیل رچایا ہے۔ حسب توقع ابو نے تھوڑی بہت مزاحمت تو کی لیکن امی کی محبت کے سامنے وہ بھی جلد ہی ہتھیار ڈال گئے اور انہوں نے بھی مجھے شاباشی دی۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا میری بہنوں نے اس پر کافی مزاحمت کی اور ناک منہ چڑھایا کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بھائی کے لیے کسی متعلقہ لڑکی کو ہرگز دلہن نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن جب امی ابو ہی مان گئے تھے تو پھر بہنوں کو مجبوراً چپ رہنا ہی پڑنا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب تمام گھر والے اس رشتے پہ راضی ہو چکے تھے اور امی ابو میرا رشتہ لے کر عظمیٰ کے گھر چلے گئے۔ میری خالہ اس رشتے کا سن کر بہت ہی حیران ہوئی اور رونے لگی۔ خالہ کہنے لگی کہ بہن تم اس مشکل وقت میں مجھ پہ یہ احسان کر رہی ہو کہ اپنے کنوارے بیٹے کا رشتہ میری متعلقہ بیٹی سے کرنا چاہتی ہو، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار پاؤں گی۔ تم اپنی عظمیٰ کو جانتی ہو، مجھے اس کے سلسلے میں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور تم سمجھتی ہو کہ وہ کتنی اچھی نیچر اور سیرت کی ہے۔ مجھے تو تم سے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ تم اس کا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھنا، کیونکہ جو تم کر رہی ہو اس مکار اور خود غرض دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا۔ امی نے اپنی بہن کو گلے لگایا اور یوں یہ رشتہ پکا ہو گیا کیونکہ عظمیٰ کے گھر والوں کی طرف سے تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ عظمیٰ کے گھر والے تو سادگی سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن آخر ہمارے گھر کی اکلوتی لڑکی کی شادی تھی تو اس لیے بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور عظمیٰ میری دلہن بن کر میرے گھر میں آ گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھا اور مجھے میرا انتخاب مزید نزدیک اور عظمیٰ اپنے قبضے میں نظر آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مختلف قسم کا پلان بنا رہا تھا کہ کیسے عظمیٰ کو ذہنی اور جسمانی طور پر اذیت اور
और तकलीफ पर अजीम देनी है। मेरा ज़हन और दिल मुकम्मल तौर पर शैतान के कब्जे में चला गया था और मेरे दिल से उस्मा के लिए मोहब्बत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तब तमाम फंक्शंस के बाद जब उस्मा रुखसत होकर हमारे घर आई और मैं कमरे में गया तो मैं पहली रात के लिए भी एक मंसूबा बना चुका था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उस्मा सजी सवरी घूंघट निकाले बेड पर बैठी है। मैं इसके सामने जाकर बैठा और बड़ी ही नरमी से इससे बात शुरू की और कहा कि कैसी हो उस्मा। वो शर्माती रही लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इसकी कैफियत समझ रहा था कि एक नाकाम शादी के तजुर्बे के बाद इसके दिल में कैसे कैसे वसवसे और खदशात अंगड़ाई ले रहे होंगे और वो सोच रही होगी कि मैं इसको कबूल करूंगा या नहीं। थोड़ी देर तक मेरे कई बार पूछने पर इसने बातचीत शुरू करना शुरू की, लेकिन इस अंदाज में अभी भी झिझक थी। यूं ही बात करते करते एकदम मैंने इससे कहा कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हें अपना पहला शौहर तो याद नहीं आ रहा। मेरी ये बात सुनते ही उस्मा ने एकदम मेरी तरफ ऐसे देखा कि जैसे किसी ने इसकी पूरी जिंदगी की मता छीन ली गई हो। इसकी आंखों में यकीन करचियां चुभ रही थी और इसकी गालों से आंसू बह रहे थे। इसने कोई जवाब दिए बगैर नजरें झुका ली और मैं भी अपने मंसूबे पर खुश होता हुआ इतने में ही उक्तफा कर गया। यही नहीं बल्कि इस रात मैंने जिस्मानी तौर पर भी इसे अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अगले दिन वलीमा हुआ और उस्मा अपने घर वापस चली गई। मैं जानता था कि एक नाकाम तजुर्बे के बाद अब उस्मा ये दूसरा तजुर्बा किसी से भी शेयर नहीं करेगी और दुनिया को ये दिखाने के लिए इसमें कोई खराबी नहीं है। वो हर मुमकिन तरीके से मुझसे निबाह करने की कोशिश करेगी और इसकी इसी बर्दाश्त और ज़ब्त तहमील का मुझे फायदा उठाना था और इसे जी भर के जलील करना था। यही मेरे खुद साख्ता इंतखाब और अना की हकीकत थी कि मैं जिसके हाथों में शैतान का आला कार बन गया था वही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था और उस्मा खामोशी से घर वापस आ गई। इसके बाद मैंने यह मामूल बना लिया कि इसके पिछले शौहर की बात करके इसे ताना देना और इसके कामों में कीड़े निकालना जैसे मुझ पे फर्ज है। इसके साथ साथ मैं इस बात का भी ख्याल रखता था कि अम्मी के सामने इसे कुछ न कहूँ, बल्कि जानबूझकर इस अंदाज में तारीफ करता था कि अम्मी तो खुश हो जाती थी, लेकिन उस्मा मेरी बातों में छुपे हुए माने समझकर और ज्यादा सहम जाती थी। अम्मी को यह लगता था कि मैं इनके मुताल्लिक़ भांजे का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा हूँ और हमारे दरमियान बहुत मोहब्बत है। हमारे दरमियान अभी तक मियां बीवी वाला कोई एतमाद और भरोसा तो कायम नहीं हुआ था, लेकिन एक अज़ियतनाक ताल्लुक जरूर कायम हो गया था और ये सर्द ज़हनी ही नहीं बल्कि जिस्मानी भी था। मैं हर लिहाज से उस्मा को टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इस अल्लाह की बंदी में भी अल्लाह जाने कितना सब्र और बर्दाश्त था कि इसने कभी भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इसकी आंखों में तीरते हुए आंसू मेरे दिल में कमीनी सी ठंड डाल देते थे और मुझे यूँ लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। मेरा किरदार किस कदर गिरता जा रहा था इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। कुछ अरसे तक ही यही मामूल चलता रहा और मैं उस्मा को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर टार्चर करता रहा, लेकिन अब उस्मा की खामोशी और सब्र मुझे छीनने लगा था। मैं चाहता था कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ा कर रोए, माफी मांगे और यूं मेरी अना को मजीद तस्कीन मिले, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब वो इस रिश्ते को हर तरह से निभाना चाहती थी, इसलिए वो मुझे ऐसा कोई भी मौका नहीं दे रही थी कि जिससे खानदान भर में दोबारा से इस पर और इसकी माँ बाप की तरबियत पर सवाल उठे। मैंने ये शादी अपने मज़मूम शैतानी मकसद की तकमील के लिए की थी और इसमें अब दूर दूर तक इस मोहब्बत का पता नहीं था जो कभी मैं उस्मा से किया करता था। वही शैतानी नस्बत अब मुझे कुछ ऐसा करने पर उकसा रही थी कि जिससे मैं उस्मा को मजीद इस हद तक जलील कर सकूं कि अब मैं इसे सिर्फ अकेले और तन्हाई में ही टॉर्चर ना करूं, बल्कि पूरे घर के सामने टॉर्चर करूं। मैं ये भी चाहता था कि अब अम्मी के सामने उस्मा का जो इमेज बना हुआ है इसे भी तबाह व बर्बाद किया जाए और अम्मी और बाकी घर वालों के हाथों भी उस्मा को जलील व रुस्वा किया जाए। ये सब के बावजूद उस्मा को तलाक देने या इसे छोड़ देने का दूर दूर तक मेरा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मैं हाथ में आए हुए शिकार को किसी भी तरह आजाद नहीं करने वाला था। मैं मुकम्मल तौर पर एक अजियत पसंद नफ्सियाती मरीज बन चुका था जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब मैं इसी नहज पर सोच रहा था कि किसी तरह कोई ऐसा प्लान बनाया जाए कि जिससे उस्मा को बाकी घर वालों की नजरों में, यहाँ तक कि इसके अपने घर वालों की नजरों में भी गिरा दिया जाए और इसके बाद भी इससे मैं सबकी मुखालिफात के बावजूद अपने साथ रख लूं और यूं इस पे एहसान का ये और बोझ चढ़ाकर सारी जिंदगी के लिए इसको रौंद कर अपने शैतानी मकसद की तकमील कर सकूं। बहुत सोच विचार करने के बाद आखिरकार मेरे ज़हन में एक निहायत भयानक और घिनौना मंसूबा तश्कील पाई ही गया और तार हमेशा की तरह इस मंसूबे की नोक पलक संवारने के लिए मैंने अपने इसी कमीने दोस्त का रुख किया।
जिसने मुझे उस्मा से शादी का मशवरा दिया था। जब मैंने ये सारा मंसूबा अपने दोस्त के सामने रखा तो एक बार तो वो भी चौंक उठा और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा कि यार असामा, मैं तुम्हें इस हद तक घटिया और जलील नहीं समझता था, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शैतानी दिमाग के हामिल निकले। इस पे मैं हंस पड़ा और कहा कि बस क्या करूं, दोस्त भी तो मुझे तुम जैसे ही मिले हैं। लेकिन इस बार मेरे दोस्त शेर में था। मेरी इस बात के जवाब में वो हंसा नहीं और कहने लगा कि असामा, जो तुम सोच रहे हो ये बहुत ज्यादा भयानक और घिनौनी हरकत है। मेरा मशवरा है कि इस हरकत को इससे बाज आ जाओ और उस्मा के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि इससे इस लड़की की पूरी शख्सियत ही तबाह होकर रह जाएगी और इसका कैरेक्टर पूरी दुनिया की नजरों में खराब हो जाएगा। इस पर मैंने दोस्त को इस बात पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि तुम दोस्त मेरे हो और साइड मेरी बीवी की ले रहे हो, तुम्हें ये ज़हन नहीं देता। मेरा दोस्त कहने लगा कि यार इस सारे मामले में दरअसल सिर्फ उस्मा ही बदसिम नहीं होगी बल्कि मैं भी तो बदनाम हो जाऊंगा। इस पर मैंने कहा कि यार तेरी बदनामी को नेकनामी में बदलने के लिए मैं हूं ना, हमने तो ये मंसूबा बनाया ही इसी तरह से है। तुमने बस मेरी बीवी को कोते हुए मेरे कमरे में जाना है और मैं लोगों को इकट्ठा करूंगा जिस पर तुमने ये इल्जाम लगाना है कि मेरी बीवी तुम्हें अपनी जानिब मायल करने की कोशिश कर रही थी, और बस तुम्हें और कुछ नहीं करना। बाकी तुम मेरे कमरे में कैसे जाओगे इसका तरीका भी मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम बस हामी भरो और इस काम में मेरा साथ दे दो। काफी देर तक बहस करने के बाद आखिर मेरा दोस्त मेरे शैतानी मंसूबे में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ही गया और मैंने मोटी मोटी बातें इसे अच्छे से समझा भी दी थी। मैं यहाँ पे ये बता दूं कि मेरा ये दोस्त मेरे काफी क्लोज था और इसके साथ मेरे फैमिली टर्म्स भी थे, और ये जब हमारे घर में आता था तो महज ट्रेनिंग रूम तक महदूद नहीं रहता था, बल्कि घर की फर्द की तरह घर के किसी भी कमरे में जा सकता था। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने ये प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक कुछ दिन बाद मैंने अपने इस दोस्त के घर में दावत की और फिर खाने वगैरह से फारिग होकर हम लोग यूं ही घर में टहलते हुए ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। मैंने ये जहन में रखा कि जब हम छत पे बैठे हों तो इस वक्त अम्मी और एक बहन ऊपर छत पर जरूर मौजूद हो, और ऐसा ही हुआ। तभी मैंने दोस्त को इशारा किया तो वो नॉर्मल से अंदाज में बोला कि असामा मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, इसको चार्जिंग पर लगाना है। तो मैंने इसे बोला कि यार मेरे रूम में चार्ज जो पड़ा है इधर जाकर लगाओ और फिर इधर ही आ जाना, चाय बन रही है फिर वो पीनी है। मेरा दोस्त अभी भी उठने में कुछ हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन मैंने इसे गुस्से से घूरा तो वो आखिरकार इस मंसूबे पर अमल करने के लिए अपनी जगह से उठ ही गया। मंसूबे के मुताबिक इसने 4 मिनट तक सिर्फ सीढ़ियां में ही खड़े रहकर इंतजार करना था और 5वें मिनट इसने मेरे कमरे में जाना था, और मैं जानता था कि इस वक्त मेरी बीवी कमरे में अकेले ही होगी, क्योंकि चाय बनाने के लिए किचन में मेरी बहन गई हुई थी और अम्मी एक दूसरे बहन छत पे मेरे साथ ही बैठे थे, जबकि सबसे छोटी बहन घर के दूसरे कामों में मसरूफ थी और अब्बा अभी घर नहीं आए थे। मैंने ठीक चौथे मिनट खुद कलामी कैसे अंदाज में कहा कि आखिर यार ये कहाँ रह गया, मोबाइल को चार्जिंग पर लगान से गया था, अभी तक नहीं आया। ये कहकर मैं उठा और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया। ये मगरिब के बाद का वक्त था जब घर में इतनी चहल पहल नहीं थी और सब लोग ही अपने अपने कामों में मसरूफ थे। अपने कमरे के दरवाजे पर आकर मैंने चुपके से झांक कर देखा तो मेरा दोस्त कमरे में खड़ा था और मेरी बीवी का सर मुझे नजर आ रहा था। वो शायद बेड की दूसरी जानिब फर्श पर बैठी थी। मैंने वहीं से ऊंची आवाज में धारना शुरू कर दिया कि ये तुम क्या कर रही हो और तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुमने इस घर को अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने का उखाड़ा बना रखा है। इस तरह के मजीद 2-3 जुमले मैंने शदीद गुस्से के आलिम में पूरी ड्रामाबाजी से अदा किए। मेरी चनीम पुकार और धाड़ सुनकर ऊपर से अम्मी और बहन और किचन से दूसरी बहन समेत सबसे छोटी बहन भी मेरे पास आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने कहा आप अंदर आए और देखें कि ये दोनों मेरी पीठ पीछे क्या रंग रंगलियां बना रहे हैं। अब यहाँ ये मंसूबे के मुताबिक मेरे दोस्त को उस्मा पे इल्जाम लगाना था। हम जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो मैंने देखा मेरा दोस्त घुटनों के बल जमीन पर बैठा है और इसके चेहरे पे आंसू बह रहे हैं। अंदर दाखिल होने पे मुझे साफ नजर आया कि मेरी बीवी इस वक्त मगरिब के बाद की नवाफिल अदा कर रही थी और अब वो दुआ मांगने में मसरूफ थी। जब मैंने धाड़ मचाई तो अब वो चौंक कर हमारी तरफ देख रही थी। मेरी लगाए हुए इल्जामात सुनकर वो इस वक्त शदीद सदमे की कैफियत में थी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता मेरा दोस्त उठा और इसने मेरे मुंह पे एक तमाचा रसीद किया और कहने लगा कि आंटी ये सब शैतानियत आपके बेटे की फैलाई हुई है
और हाँ, मैं मानता हूँ कि किसी हद तक मैं भी इस सब में हिस्सेदार हूँ। यह कहकर इसने उज़्मा की शादी के प्लान से लेकर अब तक की सारी बात खोलकर बता दी। इसकी इन बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मुकरना चाहा और इससे कहा कि तुम्हारे पास इन सब चीजों का क्या सबूत है? तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो इसने जेब से मोबाइल निकालकर ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी, जिसमें हमारी कल की गुफ्तगू रिकॉर्डिंग शुदा थी। यह सब सुनने के बाद अम्मी ने मुझे मारना और कोसना शुरू कर दिया और बददुआएं देने लगी कि मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने ही घर में एक शैतान को पाल रही हूँ। इसी वक्त अब्बा जी भी घर आ गए और इन्हें जब इस मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने इसी वक्त मुझे सारी जायदाद से आग करते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि उज़्मा अब तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि हमारी ही बेटी है और तुमने जो कुछ किया है इसके बाद हमारा सर हमारी बेटी के सामने हमेशा झुका रहेगा। मेरी तीनों बहनें भी शदीद नफरत से मुझे देख रही थी। मुझे इसी वक्त खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दिया गया। यूं आज मैं दुनिया का सबसे ज्यादा तलाश और हार हुआ इंसान हूँ, जिसने अपने नफसानी तस्कीन की खातिर इस हद तक घिनौना काम किए कि अब कोई भी रिश्ता इसे मुंह लगाने पर तैयार नहीं। मेरी कोई बहन मुझसे बात करने को तैयार नहीं और ना ही इतने बरस गुजर जाने के बावजूद अब्बा जी ने मुझे दोबारा घर में दाखिल होने की इजाजत दी है। मेरे अपने सगे मुझसे शदीद नफरत करते हैं। जब मैंने बाद में अपने दोस्त से इसकी वजह पूछी तो इसने मुझे बताया कि जब कमरे में दाखिल हुआ तो उज़्मा दुआ मांगते हुए रो रो कर अल्लाह से शिकवा कर रही थी और तुम्हारी शिकायत कर रही थी तो मेरा ज़मीर जाग गया। बाकी रिकॉर्डिंग तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए की थी कि अगर तुम मुकर जाओ तो तुम्हें अपना दफा कर सकूं। लेकिन उज़्मा को गिड़गिड़ाते देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं किस किस्म के शैतानी काम में तुम्हारे साथ मुलव्विस रहा। आज जिंदगी मुझे बेदर्दी से सड़कों पर रोल रही है और मुझे फुटपाथों पर सोना पड़ता है। जो कभी अपने घर का इकलौता बेटा और नाजों में पला हुआ शहजादा था, वही आज अपने घर वालों की नफरत का मरकज बना हुआ है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।